ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स खत्म हो गए, टारगेट गुरुकुल ने आपका पूरा साथ दिया। हम जुड़े हुए थे हमारे स्टूडेंट्स के साथ, सेकेंड, वन, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर्स के एग्जाम जो आपने दिए, एंड आई होप आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे। आई विश ऑल ऑफ यू कि आप सब बहुत फ्लाइंग कलर्स और बहुत अच्छे CGPA के साथ पास हो जाएं। तो एग्जाम्स को बीते टाइम हो चुका है एंड वी आर ऑलरेडी ऑल सेट फॉर द लास्ट सेमेस्टर्स ऑफ योर ग्रेजुएशन, द सिक्स्थ सेमेस्टर। ये वीडियो होने वाली है सिक्स सेमेस्टर के कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन के बारे में। ये वीडियो 20 से 25 मिनट की होगी, जहाँ पे मैं आपको बता दूंगी क्या सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, क्या आपका स्टडी स्ट्रैटेजी होना चाहिए, किन सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। एंड जैसे टारगेट ने आपका साथ दिया पिछले 5 सेमेस्टर्स में, उसी तरह हम लाइव आएंगे रोज़ अपने शेड्यूल्स पे। सारथी बैच के बारे में भी बात करूंगी। सो देर आर सो मेनी थिंग्स जो हमें इस वीडियो में देखना है। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं। दिस इज योर एजुकेटर साक्षी। शुरू करने जा रहे हैं हम हमारे सिलेबस इंट्रोडक्शन लास्ट सेमेस्टर ऑफ बीकॉम रेगुलर। इफ यू आर, अगर आप बीकॉम ऑनर्स हैं तो यू हैव 2 more semesters, but this 6 semesters what is going to be a strategy, सब्जेक्ट क्या होना है, सब्जेक्ट कोड क्या होना है, और आप पेपर को क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, डीडीयू आपसे क्या चीजें पूछ सकता है, पुराने पैटर्न्स क्या रह चुके हैं, सब कुछ। So everyone pull up your socks and let's get started with 6 semesters. So yeah, here it is. Semester 6. Welcome students, and let's talk about this. I should write. लिखना तो चाहिए। वेलकम। 1 जनवरी को शुभम सर ने एक लाइव सेशन लिया था जिसमें इस साल का सारथी लॉन्च कर दिया था। तो मेरे ख्याल से जब ये वीडियो YT पे पोस्ट हो चुकी रहेगी, तब जिस दिन पोस्ट हो चुकी रहेगी शायद उस दिन मेरा एक पहला लाइव लेक्चर आ भी गया रहेगा 6 सेमेस्टर में। तो हर सेमेस्टर की तरह इस सेमेस्टर भी जो सबसे टफ सब्जेक्ट्स होते हैं, आई जनरली टेक देम, बाकी टीम की इच्छा पे होता है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट आर आवर सब्जेक्ट्स इन 6 सेमेस्टर्स, हैव अ लुक। तो ये सेमेस्टर 6 लिखा हुआ है। देखते हैं हमारी पिक्चर का पहला हीरो कौन है। So the first actor, the first lead of our picture is accounting for managers. हाँ जी, तो this is the new all of you. Accounting for managers आपका पहला सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का कोड है COM3F और क्रेडिट है 5+O, यानी कि ये एक मेजर सब्जेक्ट, इसमें कोई आप चॉइस नहीं ले सकते, तो पढ़ना है तो पढ़ना है। सब्जेक्ट के डिटेल्स में जाने से पहले मैं बता दूं कि अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स एक प्योरली न्यूमेरिकल। अब अगर मैं प्योरली न्यूमेरिकल बोल रही हूँ तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पिछले साल के कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर अभी जो बीता है वैसा पता करना। वहां पे हुआ क्या था, देयर वर ऑलमोस्ट 38 to 39 क्वेश्चंस जो थे वो न्यूमेरिकल थे, और सेम इसका पेपर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इट इज गोइंग टू बी योर 80% न्यूमेरिकल एंड 20% थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। दिस, आइए जरा देखते हैं क्या है इस सब्जेक्ट में। कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स आपको अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, एक बार इस सब्जेक्ट की बात कर लें कि ये सब्जेक्ट किस बारे में बात करता है। सो अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स बेसिकली बात करता है मैनेजर्स, यानी कि टॉप डिपार्टमेंट पे बैठे लोग, टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल पे बैठे हुए लोग। अभी एग्जीक्यूटिव लेवल पे बैठे लोगों को डिसीजन लेना होता है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, संस्था से संबंधित जो निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णय में किन जानकारियों का, किन इंफॉर्मेशन का यूज होता है, उन्हीं इंफॉर्मेशन को बनाना सीखना है हमें। वो इंफॉर्मेशन कभी कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, कभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। तो वो जितनी भी सारी स्टडी है, कंपैरेटिव भी आपको देखने मिलेगा, कॉस्ट का भी आपको पोर्शन देखने मिलेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी देखने मिलेगा, और कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज के और फर्दर डेप्थ में जाओगे। एक बहुत ही पेंसिव और थॉट प्रोवोकिंग स्टडी होने वाली है इस सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहला जो यूनिट होगा आपका, इसी में जो थियोरी है, मतलब आप जितनी भी थियोरी अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, विच आई एम टॉकिंग हियर अबाउट दी 20% थ्योरेटिकल, तो ये आप मान के चलो कि ये 20% आपका वन से ही होने वाला है। हैव अ लुक एट इट। सबसे पहली चीज होने वाली है, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग को समझोगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस प्रकार से
कॉस्ट अकाउंटिंग या लागत लेखांकन और फाइनेंशियल अकाउंटिंग या वित्तीय लेखांकन से डिफर करता है, उन चीजों के बारे में यहाँ जिक्र किया जाएगा। और जितनी भी चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एक अच्छी चीज है, नई चीज है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हुआ करता था पहले, बट इसको काफी डिटेल में नहीं दिया था उन लोगों ने, जिस वजह से हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट सेंटर्स आते हैं, सेल्स सेंटर्स आते हैं, उनकी डिस्कशन करनी पड़ती थी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बहुत ज्यादा डिटेल में आप यहाँ पे देखोगे। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और उसका इंटरप्रिटेशन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट फ्लो स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स की बात करेंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स की बात करेंगे। यानी हम हर उस विवरण की बात करेंगे जिस विवरण से निवेशक या इन्वेस्टर ये समझ पाता है कि उसको संस्था में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, और उसकी इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे। अगर मैं इंटरप्रिटेशन शब्द की बात करती हूँ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करता है, तो इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि आप किस तरह से अपने कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करो कि इन्वेस्टर को समझ में आ जाए, उसको देखते समझ में आ जाए कि उसको इस संस्था में पैसे लगाने हैं या नहीं। तो AS1 अकाउंटिंग फॉर फुल डिस्क्लोजर भी हमारे यहाँ हमारे लिए इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंटरेस्टेड पार्टीज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस मैंने अभी जिक्र किया, बात में बोला, कॉमन साइज स्टेटमेंट का नाम लिया मैंने, कैश फ्लो स्टेटमेंट का नाम लिया, एनालिसिस या विवरण हॉरिजॉन्टल भी आपको देखने मिलेंगे, फाइनेंशियल वर्टिकल भी आपको देखने मिलेंगे। इन दोनों चीजों का हम जिक्र करेंगे। और अंतिम ट्रेंड एनालिसिस का मतलब होता है यदि कोई संस्था एक सीक्वेंस में प्रॉफिट्स कमा रही है या सीक्वेंस में लॉसेस कमा रही है, तो हमें संस्था के बारे में पढ़ना, संस्था के बारे में जिक्र करना, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं। ये हमारा यूनिट 1 रहेगा। यूनिट 2 में जब हम आएंगे अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में रेशियो एनालिसिस, ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से आप सबसे ज्यादा सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्योरली न्यूमेरिकल है ये यूनिट। इसमें रेशियो एनालिसिस, जिसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, सॉल्वेंसी एनालिसिस, ये सारी चीजें पढ़नी होंगी। जब आप सारथी में आओगे हमारे साथ तो आपको देखने मिलेगा। और इसमें दो चीजें हैं, सबसे पहला है रेशियो एनालिसिस, उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो तीन चीजें और तीन सबसे टेक्निकल, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस यूनिट 2 में देखने को मिलेंगी। क्या क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस, ये तीन चीजें। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे और आप आओगे यूनिट 3 की तरफ, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट को आपको सबसे ज्यादा टाइम देना होगा। आपको सारथी बैच में जो भी एजुकेटर पढ़ाएंगे, इट कैन बी मी, इट कैन बी सिमरन मैम और अमृत सर, जो भी रहेगा, यू हैव टू मेक श्योर कि एक एजुकेटर के पढ़ाने के बाद आपको पर डे, इफ नॉट पर डे, एटलीस्ट अल्टरनेटिव डे पे आपको 1.5 घंटे देने हैं इस चैप्टर को, बिकॉज पेपर न्यूमेरिकल 80% पेपर न्यूमेरिकल रहने वाला है इसका। तीसरा, अब देखिए मैंने क्या बोला, सक्सेसिवली यहाँ पे लेवल्स को हाई किया गया है। यूनिट 1 काफी आसान था, टोटल थ्योरी थी। यूनिट 2 में न्यूमेरिकल जो इंट्रोड्यूस किया गया, उस न्यूमेरिकल के भी इन डिटेल जाएंगे, टफ होगा। यूनिट 3 अब यूनिट 2 से भी टफ आ चुका है, क्योंकि ये बजटिंग के बारे में बात करता है। मतलब पास्ट के एक्सपेंसेस और इनकम को देख के फ्यूचर में किसी संस्था को कितना एक्सपेंस होगा, तो उस एक्सपेंस को कवर अप करने के लिए हमें कितनी इनकम करनी है, तो वो इनकम को करने के लिए हमें कितनी यूनिट सेल करनी है, वो सारी चीजें आपको बिजनेस बजटिंग में लिखेंगी। यहाँ पे आपको जीरो बेस्ड बजट, अलग अलग प्रकार के बजट मिलेंगे, कैश बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट और सबसे इंपॉर्टेंट जीरो बेस्ड बजट, क्योंकि जीरो बेस्ड बजट में हमने देखा है काफी ज्यादा सवाल आते हैं। और हमारे देश की जो फिस्कल पॉलिसीज चल रही हैं इस वक्त, तो काफी हद तक जीरो बेस्ड बजट पे आपको दिखेंगी। जीरो बेस्ड बजट क्या होता है, सारथी बैच में आप आओगे, आप देखोगे, सीखोगे। इसके साथ ही साथ ब्रेक इवन एनालिसिस का भी इसमें जिक्र है। तो बेसिकली ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब होता है कब एक संस्था इस पोजीशन पे आ जाती है कि वो अपने एक्सपेंसेस को भी कवर अप कर रही है, और अब वो एक्सपेंसेस के ऊपर अगर 1 रुपए भी कमाती है तो वो एक रुपए उसका प्रॉफिट होता है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में आप देखोगे। और अंतिम यूनिट में हम स्टैंडर्ड और वेरिएंस एनालिसिस को देखेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट और वेरिएंस एनालिसिस काफी हद तक ये आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की याद दिलाने वाला है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते थे, जहाँ पे एक स्टैंडर्ड, एक मानक सेट किया जाता था, और एक एक्चुअल जो खर्चे हो रहे हैं, एक्चुअल जो इनकम हो रही है, तो उन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता था। तो वेरिएंस शब्द वहीं से उठ के आया है, वही चीज है, मगर ये और डिटेल में
और टेक्निकलिटीज के साथ और थॉट प्रोवोकिंग इन डेप्थ क्वेश्चंस के साथ आपको देखने मिलेगी। तो ये 80% न्यूमेरिकल 20% थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आपका होने वाला है क्या, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। ओके, सो डेफिनेटली इस एक सब्जेक्ट में आपका सबसे ज्यादा हार्डवर्क लगने वाला है। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट के हीरो पे जो है ऑडिटिंग। ओके, ऑडिटिंग यहाँ इस 6 सेमेस्टर में आपका लाइफ सेवर होने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली आप अगर अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स देखेंगे जहाँ पे 80% न्यूमेरिकल है, तो हमें अक्सर चाहिए होता है एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमारी हेल्प करे हमारा CGPA मेंटेन करने में, और ये ऑडिटिंग होने वाला है। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑडिटिंग, बिकॉज इस सेमेस्टर में आपके लिए भगवान साबित होने वाला है ये एक सब्जेक्ट, बिकॉज इसके कंसेप्ट आसान है, क्वेश्चंस कितने भी टफ बना दे, अगर आप उस बेसिक कंसेप्ट को समझ चुके हो तो आप उस कंसेप्ट से रिलेटेड हायर से हायर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। सो या ऑडिटिंग इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट, अगेन ये भी मेजर है बिकॉज आप क्रेडिट 5+O है, कोर्स का कोड है 307F, सेमेस्टर आपको पता है 6 है। ऑडिटिंग क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट। जैसे मैंने अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में आपको एक रिव्यू दिया, एक परसेप्शन दिया कि वो डिसीजन जो मैनेजर्स के लिए यूज की जाती हैं, जिनसे मैनेजर्स अपने जिन इंफॉर्मेशन से मैनेजर्स डिसाइड करते हैं क्या इन्वेस्ट करना है, किस में कितना पैसा डालना है, ऑल दोस थिंग। तो या ऑडिटिंग क्या है, हर कंपनी अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को ईयर एंड पे प्रिपेयर करती है, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट। जब वो कंपनी ईयर एंड पे अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को प्रिपेयर करती है, तब कौन व्यक्ति, कोई एक न्यूट्रल व्यक्ति चाहिए जो इन्वेस्टर्स को बोले, क्योंकि कंपनी तो अपनी तारीफ ही करेगी ना, कंपनी तो बोलेगी ही कि हाँ भाई सब सही है, हम बहुत प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, लाओ लाओ और पैसे लाओ। देयर हैज टू बी समबडी जो इस चीज को इन्वेस्टर के लिए निश्चित और आश्वासन करके दे कि नहीं ये कंपनी अच्छी है, आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको हम ऑडिटर कहते हैं। ऑडिटर कोई भी नहीं बन सकता है, ऑडिटर बनने के लिए आपके पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की, एक CA की डिग्री होनी चाहिए, और यही ऑडिटर, यही CA जब किसी कंपनी में जाता है अंकेक्षण के लिए, अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग के लिए, उसी प्रोसेस की पूरी पढ़ाई हमको करनी है इस एक सब्जेक्ट में जिसका नाम है ऑडिटिंग। सुनने में टेक्निकल लगा होगा, मगर जब मैं इसको पढ़ाऊंगी, बिकॉज होपफुली दिस इज गोइंग टू बी माय सब्जेक्ट फॉर दिस सेमेस्टर, होपफुली आई एम सेइंग एंड मोमेंट पे सारथी में आप बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट हाँ सिलेबस कवरेज पूरा होगा, सब्जेक्ट कवरेज पूरा होगा। बट जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, विद 90% कंफर्मेशन, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट आई विल बी टीचिंग। तो ऑडिटिंग में जब हम डिटेल्स में जाएंगे तो हमें पता चलेगा, टेक्निकलिटीज का पता चलेगा। यहाँ पे मैं आपको IFRS के बारे में भी जानकारियां दूंगी, इंड AS के बारे में भी जानकारियां दूंगी, बिकॉज इंड AS IFRS अभी किसी किताब में तो नहीं इनकॉर्पोरेट किया गया है, मगर जो प्रोग्रेशन देखा है मैंने PYQs में, उससे समझ में आ रहा है कि IFRS और इंड AS पर भी मुझे 4 से 5 लेक्चर्स लेनी होंगी, और इसके साथ ही साथ ऑडिटर्स का भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गो टू द यूनिट। सबसे पहली यूनिट आपको बात करेगी हमारे भारत के सबसे महान अर्थशास्त्र और सबसे पहले अर्थशास्त्री कौटिल्य या चाणक्य के बारे में, उनके क्या क्या टेक्निक्स रहे हैं ऑडिटिंग को लेके, मौर्य साम्राज्य में उन्होंने किस तरह से वहां के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को संभाला और ना ही संभाला, उसकी ऑडिटिंग भी की। उनके टैक्सेशन सिस्टम बहुत ज्यादा एफिशिएंट थे, इफेक्टिव थे, प्रजा बहुत खुश थी, अबंडेंस थी, प्रॉस्पेरिटी थी। सो उस सारी चीजों में मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा योगदान था, और मौर्यन अंपायर के सबसे बड़े जो मैनेजर थे दैट वाज चाणक्य। उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑडिट को समझेंगे, ऑडिट का जो प्रोसीजर होता है उसको देखेंगे, एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिस में गवाह का, साक्ष्य का एकत्रित करना, एविडेंस का, साक्ष्य का एकत्रण करना, ये सारी चीजें आपको करने को देखने को मिलेंगी, ये सारी चीजें ऑडिटिंग में करेंगे। उसके बाद यूनिट 2 जो बात करेगा पूरी तरह से ऑडिटर के टेक्निकल फंक्शंस का यहाँ पे हम जिक्र करेंगे। सो यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हम सीखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नए शब्द होंगे जैसे वेरिफिकेशन, प्रोग्राम सिलेक्शन, ऑडिट इन डेप्थ, ऑडिटर्स अप्रोच, ऑडिटर्स रूटीन चेकिंग, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, ये सारा कुछ। तो स्टैट्स का नाम सुन के घबराना मत, ये बस कुछ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स हैं तो जब मैं बनाना सिखाऊंगी तो आप सीख लोगे उसको। उसके बाद विल मूव फॉरवर्ड, हमको देखने मिलेगा यूनिट 3। यूनिट 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूनिट 3 हम यहाँ पे थोड़ा सा लॉ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम सेक्शन 227
जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, और सेक्शन 227 की पढ़ाई रिगरस होने वाली है, मेहनत लगने वाला है इसमें। उसके साथ ही साथ हम यहाँ पे लिमिटेड कंपनी ऑडिटर होते हैं कौन बन सकते हैं, क्वालिफिकेशन, इसकी नियुक्ति कब की जा सकती है, अपॉइंटमेंट, और 1956 और साथ ही साथ 2013 में ऑडिटर की क्या 1956 और 2013 में हम अगर देखें तो ऑडिटर्स के रोल को बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है, काफी हद तक आपको सिमिलर लगेंगे। सो या उसके बाद वी टॉक अबाउट यूनिट 4 जो अंतिम है। अब यहाँ पे हम पब्लिक सेक्टर और बैंक्स के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स पिछले साल तक ये इतना इन डिटेल नहीं था, जो आपके सीनियर्स पढ़ के निकल गए ग्रेजुएशन में उनके लिए ये चीजें इतनी डिटेल में नहीं थी, आपको ज्यादा डिटेल में दी गई हैं। मतलब एज आई सेड, जहाँ पे 6 से 7 लेक्चर में कवर हो जाता था यूनिट, हमें यहाँ पे 15 से 16 लेक्चर्स लगेंगी, बिकॉज ईच एंड एवरी थिंग इज इम्पॉर्टेंट। हम उन संस्थाओं की भी बात करने वाले हैं जो कि आम संस्थाएं नहीं है, यानी कि हम बैंक्स की बात करेंगे, हम भारत के विद्युत विभाग यानी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बात करेंगे, हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करेंगे। तो इनका जो ऑडिटिंग की प्रणाली होती है वो बाकी सारी संस्थाओं की ऑडिटिंग की प्रणाली से अलग होती है। सो या ये सब्जेक्ट हमारा ऑडिटिंग का सब्जेक्ट है। सुनने में काफी टेक्निकल लगा होगा, बट दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, दैट्स कंप्लीटली माय प्रॉब्लम, क्योंकि आई होप दिस इज गोइंग टू बी माय सब्जेक्ट, और चीजों को आसान करके देना मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये सबसे आसान लगेगा। सो यस, दीज वर द 2 सब्जेक्ट्स। आइए देखें फिर क्या, आर वी गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक मल्टी स्टारर मूवी चल रहे हैं, तीसरे स्टार, ओके। पर्सनल मैनेजमेंट बाद में, एज फार एज आई गेस, ये objective है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड मार्केट गोइंग टू द, जो गोरखपुर में कॉलेजेस में दिलवाया जाता है, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपको आपके कॉलेज में इन सब में से चॉइस देखने को मिलेगा। ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स आर द मेन। के बाद जो कॉलेजेस मेन दिलवाते हैं बात करेंगे। ऑलराइट, यहाँ से आपका ऑनर शुरू हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बदलाव आ गया है। पिछले साल तक हमारे पास जो सब्जेक्ट होते थे वो ये नहीं थे। पिछले साल जो सब्जेक्ट हमने सेमेस्टर को दिया था, इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस के साथ साथ आपको मॉनेटरी थ्योरी देखने को मिली, मगर डीडीयू ने अब इन 2 सब्जेक्ट्स को हटा दिया है, और इन 2 सब्जेक्ट्स की जगह अब आपको देखने मिलने वाला है एक बहुत ही नया सब्जेक्ट। और अगर मैं 6 सेमेस्टर के सिलेबस को देखूं तो मैं डेफिनेटली एक कंक्लूजन पे आ सकती हूँ कि इस बार कोई सब्जेक्ट बहुत आसान नहीं होने वाला है। जो थोड़ा बहुत आसान आपको लगने वाला है वो ऑडिटिंग है, क्योंकि ऑडिटिंग एक कहानी की तरह समझ में आएगी। ये हमारा जो तीसरा सब्जेक्ट है वो बात करता है, पहले देखते हैं पेपर है, यानी आपका क्रेडिट स्कोर इस पे भी क्या है 5+O, कोर स्कोर एफ, फाइनेंशियल मार्केट नाम है। तो इसको समझाने के लिए, इस सब्जेक्ट के बारे में एक ओवरव्यू देने के लिए, हम सब ने कैपिटल मार्केट का नाम सुना है, हम सब ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना है, निफ्टी का नाम सुना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना, और अगर इनमें से कुछ नहीं सुना, शेयर मार्केट जरूर सुना। बस वही चीज है यहाँ पे, वही देखना है हमें, फाइनेंशियल मार्केट और इंस्टीट्यूशंस किस तरह से काम करते हैं। तो भारत में मेन फाइनेंशियल मार्केट्स क्या हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब किस प्रकार से, जैसे सेबी का जो एक्ट है 1992 का, 1992 का, द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनके हिसाब से कैसी कंपनियां शेयर के लिए मांग कर सकती हैं। फाइनेंशियल गारंटी मार्केट, अगेन अ वेरी टेक्निकल कंसेप्ट, मनी मार्केट ऑफ इंडिया, डेवलप मार्केट, इंडियन मनी मार्केट, ये सारी चीजें। सो यस, दिस इज गोइंग टू बी अनदर सेकेंड मोस्ट टेक्निकल चैप्टर आफ्टर अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। अगर आप इसको टेक्निकलिटी के लेवल में लगाना चाहो तो आप मान के चल सकते हो कि अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के बाद दूसरा जो सब्जेक्ट आपकी बहुत ज्यादा अटेंशन चाहेगा और बहुत ज्यादा मेहनत भी चाहेगा, दैट इज दिस वन विच इज 309F। यूनिट 2 में आपको कैपिटल मार्केट देखना, तो यहाँ पे हम शेयर्स के बारे में देखेंगे, स्टॉक्स के बारे में देखेंगे, इफेक्ट्स और रेमेडीज के बारे में देखेंगे। जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है, तब अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लाती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के जो केसेस होते हैं, जहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शंस नहीं फुलफिल हो पाते हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पे डिफेक्ट्स लिखा है। वो सारी चीजें आपको यूनिट 2 में देखने को मिलेंगी। यूनिट 3 में हमने यूनिट 1 में हमने इंट्रो किया,
यूनिट 2 में हमने कैपिटल मार्केट का जिक्र किया। यूनिट 3 में अब हम सेकेंडरी मार्केट का जिक्र करेंगे। तो भाई सेकेंडरी मार्केट में अभी अभी मैंने नाम लिया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे स्टॉक नहीं शेयर्स की ट्रांसफर होती है, और आपको स्टॉक्स और शेयर में डिफरेंस भी पता चलेगा कि दोनों क्या डिफरेंस होते हैं। मैं बस एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं। स्टॉक्स आर द फर्स्ट हैंड ट्रांसफर एंड शेयर्स जो होते हैं वो एक यूजर से दूसरे यूजर तक जाते हैं, सो सेकेंडरी मार्केट इसलिए भी कहते हैं। और अंतिम में हम बात करेंगे, अंतिम यूनिट जो सबसे आई कैन से कि आसान है इन 3 यूनिट्स के कंपैरिजन में, कि सरकार ने और एनसीएलटी और एनसीएलएटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल ने इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए किन किन स्कीमों को लाया है, किन किन स्कीम के हिसाब से ये काम होता है। सो या दैट्स इट, एंड आई थिंक वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट सब्जेक्ट ऑफ दिस सेमेस्टर। अगेन ये आसान होने वाला है, कह सकते हैं हम कि अगर मैं आपके इस कंप्लीट कोर्स के यूलॉजी को इफ आई रैंक अकॉर्डिंग टू टेक्निकलिटी, सबसे टेक्निकल आपके लिए होने वाले हैं अकाउंट मैनेजर्स, उसके बाद दूसरा सबसे टेक्निकल होने वाला है अभी अभी जिक्र किया फिनेंशियल मार्केट, तीसरे नंबर पे ऑडिटिंग, और ये चौथे नंबर पे। मतलब ये आपके लिए आसान होगा काफी हद तक। आप अगर इसको 15 दिन का भी टाइम दे दोगे एग्जाम से कुछ दिन पहले, तो ये बहुत आराम से हो जाएगा। इट इज मोर लाइक द मॉरल साइंस ऑफ कॉर्पोरेट एंड गवर्नेंस। ये है आपका 5 के बाद इसका कोर्स फॉर्म 310F का नाम है बिजनेस एथिक एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक आप सबको पता होगा व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब एक अच्छा खासा प्रॉफिट सोसाइटी से ऑलरेडी कमा रही होती है, तब ऐसे में उस संस्था की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो समाज की सेवा करे, समाज के लिए कुछ करके दे। बस इसी के बारे में ये बात करता है। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे हम टाटा का एग्जाम्पल देखेंगे कि वो समाज के लिए उन्होंने पहला देश का कैंसर हॉस्पिटल खोला था और किस प्रकार से उन्होंने देश को सेवा दी। और टाटा के साथ ही साथ ऐसी कई इंडस्ट्रियों का हम जिक्र करेंगे जिन्होंने अपने प्रॉफिट्स के एक परफेक्ट अमाउंट को अचीव करने के बाद उन प्रॉफिट्स को समाज कल्याण में बांटना शुरू कर दिया। यही होने वाला है इस सब्जेक्ट का ओवरव्यू। पहले यूनिट में हम बात करेंगे वैल्यूज, वैल्यूज यानी व्यक्ति के सिद्धांत। हम बात करेंगे कस्टमर लॉयल्टी के बारे में, हम बात करेंगे एथिकल बिहेवियर के बारे में और बिजनेस एथिक्स के बारे में। सो आप देख रहे होंगे ये अभी थोड़ा सा आसान लग रहा है। ये एक 15 दिन की भी अगर हमारी तैयारी है, मतलब लेक्चर्स ले रहे हैं और अंतिम के 15 दिन हमने उन लेक्चर के नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया, सो या इट्स गोइंग टू बी अ गुड एंड इजी सब्जेक्ट। यूनिट 2 में हम बात करेंगे एथिकल वैल्यू सिस्टम के बारे में। बस यही थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है, बिकॉज आपको यहाँ पे यूनिवर्सलिज्म, यहाँ पे यूटिलिटेरियनिज्म, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्रीडम ऑफ चॉइस, प्रोफेशनल गुड्स कॉन्डक्ट्स, एथिक्स के बारे में जिक्र करना है। यूनिट 3 में हम लॉ और एथिक्स की बात करेंगे कि किस प्रकार से कानून, जो देश का कानून है और जो सिद्धांत है, उनके बीच हमने एक क्रोनोलॉजी को डेवलप करना है यहाँ पे। इसके साथ ही साथ बॉडीज, जैसे हमारा पोल्यूशन एक्ट होता है, एंटी पोल्यूशन एक्ट होता है, एंटी एनवायरमेंट एक्ट होता है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। और अंतिम होने वाला है हमारा कोड, जो कि बात करेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस के बारे में। कॉर्पोरेट यानी कि निगमीय, रिलेटिंग टू कंपनीज, और गवर्नेंस मतलब उनका गवर्नेंस करना, उनको पावर में लाना, उनको एम्पावर करना, इम्प्लीमेंट करना। तो किस प्रकार से सिद्धांतों को आप कंपनियों में इम्प्लीमेंट करवाओगे, दिस इज गोइंग टू बी, हम यहाँ पे बात करेंगे द ग्लोबल इशूज। ग्लोबल इशूज आप काफी ऐसी विसल ब्लोइंग और आर्बिट्रेटिव डिसीजंस के बारे में पढ़ोगे, जहाँ पे हम यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल पेप्सी और कोला का लेते हैं कि जब एक बार पेप्सी का एक एम्प्लॉय था जो बहुत ही अच्छे पोजीशन पे था, जो जानता था कि पेप्सी कैसे बनती है और उसका क्या कंपोजिशन है, तो वो कोला के पास गया, कोका कोला कंपनियों के पास गया और उन्होंने बोला कि मैं अपने पेप्सी कंपनी का सीक्रेट आपको लीक कर देता हूँ, बदले में मुझे 200 मिलियन डॉलर्स चाहिए। तो कोक ने क्या किया, उन्होंने तुरंत पेप्सी वालों को फोन किया कि सुनिए आपका एक एम्प्लॉय आया है जो आपका सीक्रेट लीक कर रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हमें कंपटीशन तो रखना है पर हमें एक हेल्दी राइवलरी मेंटेन करनी है। तो ऐसे ही कई सारी एग्जांपल्स से हम देखेंगे। तो या दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट चैप्टर एंड आई थिंक that's it, I think that's it। तो ये 4 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं आपके इस बार सेमेस्टर 6 में। और
मैंने बता दिया कि देखो कायदे से तो ये सारे ही सब्जेक्ट्स टेक्निकल हैं एंड डेफिनेटली मेंटोरशिप की ज़रूरत लगेगी. सो हियर वी आर अगेन विथ आवर सारथी बैच. सारथी बैच अब किसी प्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, आपको मैक्सिमम पता ही है. यस, बीकॉम 6 सेमेस्टर में अगेन द 100% कवरेज, पूरी कोर्स कवरेज होने, आपको मेंटोरशिप, जीपीपीस, पीवाईक्यू, 24/7 डाउट सपोर्ट मिलेगा. और ऑनर्स तो अभी आपको पता चलेगा कि आपको 6 के बाद ऑनर्स करना है या क्या करना है. ऑनर्स और रेगुलर. यस, एंड आवर बैच इज ओनली फॉर 699, यानी 699 रुपए में आपको पूरी सेमेस्टर की कवरेज मिल रही है, सारी क्लासेस मिल रही हैं. यू नो योर फैकल्टी ऑलरेडी. देयर इज मी, देयर इज अमृत सर, देयर इज सिमरन मैम, क्वालिफाइड एक्सपर्ट फैकल्टी एट योर डिस्पोजल. सो यस, प्लीज गो एंड डाउनलोड दी टारगेट गुरुकुल ऐप. और होपफुली जब तक ये वीडियो वाईटी पे पड़ेगा तब तक मेरी पहली क्लास भी आ चुकी रहेगी सारथी पे. तो आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू ऑल. जो भी मेरा सब्जेक्ट होने वाला है, आई एम सेइंग इट शुड बी ऑडिटिंग, बट वी विल सी व्हाट इज ये जो सरप्राइज है ये सारथी बैच में आने के बाद ही आपको खुलेगा. So with that being said, we will wait. I mean, my entire team will wait for you in the Sarthi batch. जाइए, बैच लीजिए and live classes को join करिए, and I'll see you guys there. Do take very good care of yourselves, guys. Hopefully in the live session. Goodbye.